हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 9 साउंड देखेंगे आज। कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, क्या प्रॉपर्टीज जुड़ी हुई है। राइट। साउंड एक पार्ट है वेव मोशन का। राइट। साउंड वेव्स के फॉर्मेट में ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो वेव है, राइट, वाटर की वेव्स, लाइट की वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स, राइट, उसमें से है एक साउंड वेव्स है। तो वेव्स का एक छोटा सा हिस्सा है साउंड, जिसको हम एनालाइज करेंगे, उसके बेसिक फीचर्स फंक्शंस देखेंगे। फिर इसी चैप्टर में जो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसी के बेस पे हायर क्लासेस में 11th 12th में वेव मोशन तुम लोगों को समझ में आएगा। तो साउंड एक छोटा सा हिस्सा है वेव्स का या वेव मोशन का। इसको अगर समझोगे तो हायर क्लासेस का जो वेव मोशन है, वेव से रिलेटेड चैप्टर है, वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेव्स विद द हेल्प ऑफ दिस with the help of the specific waves related to the sound. So सबसे पहले तो what is a sound? Right, तो sound it is a form of energy which causes in us the sensation of hearing. यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि साउंड इट इज ए एनर्जी। राइट, हीट भी एक एनर्जी है। तो साउंड इट इज ए एनर्जी। ये एनर्जी हमारे कानों में जाती है। राइट, कान के अंदर जो भी बायोलॉजिकल पार्ट है उसको एक्साइट करती है, सिग्नल्स ब्रेन में जाती है और ब्रेन फिर हमें फाइनली ये समझने के लिए हेल्प करता है कि हम किस चीज का आवाज सुन रहे हैं। So sound it is a form of energy which causes in us the sensation of the hearing. नेक्स्ट आता है व्हाट इज ए वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? तो वाइब्रेशन इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इट्स कॉल्ड एज ए वाइब्रेशन। ये बोर्ड पे मैं ऐसे टैप करता हूँ, राइट, तो एक टक टक आवाज आती है। वो क्यों आती है? वाइब्रेशंस की वजह से। ये सरफेस वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन को अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में या नोटबुक में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं? सो ये वीडियोस तुमको हेल्प करेंगे वाइब्रेशन को समझने के लिए। राइट, ये स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है। राइट, और वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं और उस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से ये वेव्स जनरेट हो रही है, जो कि हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें साउंड सुनाई देता है। वाइब्रेशंस या टू एंड फ्रो मोशन को हम पेंडुलम से भी समझ सकते हैं। राइट, ये जो पोजीशन है, राइट, सेंटर वाली पोजीशन, वो मीन पोजीशन है। सो मीन पोजीशन से वो टू एंड फ्रो से में यहाँ पर भी जो स्पीकर का डायफ्राम है जहां से आवाज निकलती है, तो वो डायफ्राम भी लाइक से ये मीन पोजीशन है, तो टू एंड फ्रो। अगर तुमने स्पीकर को क्लोजली नोट किया हो तो वो जो डायफ्राम होता है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है। तो ये जो मोशन है उसको हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टेक्निकली हम उसको कहते हैं वाइब्रेशन। इट इज ए टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी वो वाली पोजीशन, राइट, जो उसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन है। अब जैसे ही आवाज शुरू होगी स्पीकर के अंदर वो ऐसे टू एंड फ्रो मूव करने लगेगा। सो द मोस्ट स्टेबल पोजीशन वी कॉल इट एज ए मीन पोजीशन, और फिर वो मीन पोजीशन से आगे पीछे मूव करता है तो वो आगे पीछे वाले मोशन को हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। फिर नेक्स्ट आता है साउंड टॉपिक के अंदर, हाउ डू वी हियर ए साउंड। राइट, हम कैसे सुन पाते हैं साउंड को। तो ये पिक्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हें ऐसे आंसर के फॉर्मेट में लिखना है तो ये मैंने लिखा हुआ है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे सुन पाते हैं एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वी हियर। तो साउंड वेव्स आती है। राइट, ये साउंड वेव्स, ये जो कान का बाहर का हिस्सा है वी कॉल इट एज ए पीना। एग्जैक्ट तो बायोलॉजिकली पता नहीं है बट आई थिंक उसको पीना ही कहते हैं। तो ये साउंड को कलेक्ट करता है और ये जो शेप है इसकी वजह से साउंड ईयर कैनाल में डाइवर्ट होता है।
अब ये वेव्स ईयर कैनाल के थ्रू यहाँ पर ये कान का पर्दा कहते हैं, राइट, वो पर्दे तक पहुंचती है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशंस को ये जो मैकेनिज्म है कॉक्लिया और ये बोन्स का मैकेनिज्म उस वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल पल्स जाती है ब्रेन में और फिर ब्रेन प्रोसेस करके हमको ये बताता है कि हम कौन सा साउंड सुन रहे हैं। फिर से एक और बार, राइट, जो साउंड वेव्स है ईयर्स पे गिरती है, दैट इज पीना, राइट, ये पीना पार्ट पे साउंड वेव्स गिरती है। यहाँ से ये साउंड वेव्स डायरेक्ट होती है ईयर कैनाल में, ईयर ड्रम पे वो वेव्स पहुंचती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन को ये बोन और कॉक्लिया वाला अरेंजमेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देता है और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचती है ब्रेन के पास। फाइनली ब्रेन हमें हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कौन सा साउंड हम तक पहुंच रहा है। अब इसी चीज को कंसाइज फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि वाइब्रेशंस फ्रॉम द सोर्स रीचेस आवर ईयर थ्रू सम मीडियम, राइट, विद द हेल्प ऑफ सम मीडियम, मोस्टली एयर होता है। अगर हम सिर्फ इंसानों की बात करें तो एयर ऐसा एक मीडियम है जो हमको साउंड, सामने वाले का साउंड अगर हमें सुनना है तो एयर ही सूटेबल मीडियम है। अगर बीच में पानी भरा हुआ है तो उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी, बीच में कांच की दीवार है तो उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचेगी। तो हम लोगों को बात करने के लिए एयर ही सूटेबल मीडियम है। सेम वे लेट्स से मछलियाँ, तो fish if they want to converse, water is the suitable medium for them to converse. If you take fish out of the water, they won't be able to converse with each other. So vibrations from the source travel through the air and reaches our ear. They are received by the ear. These vibrations are then directed into the ear canal and finally reaches the eardrum. The eardrum vibrates and then the signals are carried on to the brain and hence we hear. तो ये कंसाइज आंसर आप लिख सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछते हैं, हाउ डू वी हियर है साउंड। नेक्स्ट आता है कंडीशन टू हियर ए साउंड। एग्जैक्टली नॉट ए कंडीशन टू हियर ए साउंड बट साउंड को मीनिंगफुल बनाने के लिए कि भाई जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, राइट, तो अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो इट्स मीनिंगलेस। मैं बोल रहा हूं लेकिन बीच में कांच की दीवार है या पानी भरा हुआ है तो भी मेरी आवाज़ जो मेरे सामने है उन तक नहीं पहुंचेगी। सो अगर मैं बोल रहा हूं या कोई आवाज़ हो रही है तो वो मीनिंगफुल कब बनेगी? तो तीन चीज़ें होनी चाहिए अगर साउंड को मीनिंगफुल बनाना है तो, राइट, हम अकेले बैठे बैठे बात नहीं कर सकते। सो अगर साउंड को मीनिंगफुल बनाना है तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए सोर्स, कोई बोलने वाला होना चाहिए, फिर वो सोर्स से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए चाहिए हमको मीडियम, और फिर सामने पहुंचने पे मीडियम के थ्रू साउंड ट्रैवल करने के बाद पहुंचेगा रिसीवर तक जो हमारे साउंड को समझेगा, राइट, और रिस्पॉन्स देगा। सो साउंड को मीनिंगफुल बनाने के लिए सोर्स होना चाहिए जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू साउंड आगे की तरफ जा रहा है, और फिर रिसीवर होना चाहिए जो कि साउंड को रिसीव करके सही रिस्पॉन्स दे, राइट। अब इन तीनों में से कुछ भी चीज मिसिंग है, जैसे कि रिसीवर मिसिंग है तो मैं बोले जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। अगर लेट्स से मीडियम मिसिंग है, रिसीवर है, सोर्स भी है, सामने सुनने वाला भी है, राइट, और मैं साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स भी हूँ, बट अगर बीच में कांच की दीवार है, पानी भरा हुआ है, राइट, तो मीडियम सूटेबल नहीं है, तब भी साउंड का होना मीनिंगलेस है। सिर्फ सोर्स है या सोर्स नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या सुनूंगा, कोई बोल ही नहीं रहा है। तो सो फॉर साउंड्स टू मेक ए सेंस, कुछ मतलब होने के लिए, साउंड का कुछ मतलब निकलने के लिए ये तीनों चीजों का होना जरूरी है, अदरवाइज साउंड इज मीनिंगलेस। देयर मस्ट बी ए सोर्स दैट प्रोड्यूसेस ए साउंड, राइट, देयर मस्ट बी ए मीडियम through which sound travels, and there must be a receiver which receives and interprets the sound.
सो ये तीनों चीजें होगी तो ही साउंड मीनिंगफुल कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस, कि सिर्फ वाइब्रेशंस अगर हो तो साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। अगर वाइब्रेशंस नहीं है सो कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, राइट। ये एक फिजिक्स की लैब का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। साउंड या फ्रीक्वेंसीज को रिलेटेड स्टडीज करने के लिए काफ़ी काम में आता है। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क को जोर से ऐसा रबर पैड ले लो, या ये रबर कॉर्क है स्पेसिफिकली जो दिख रहा है, रबर कॉर्क पे जोर से हीट करोगे तो क्या तुमको वाइब्रेशंस दिखेंगे। अब मे बी ट्यूनिंग फॉर्क के ये जो दो विंग्स है थोड़े वाइब्रेट करते हुए दिखे, शायद ना भी दिखे, डिपेंड करता है ट्यूनिंग फॉर्क छोटा है या बड़ा है। सो जैसे ही हम इस पे हीट करते हैं वाइब्रेशंस दिखे या ना दिखे, लेकिन उस हीट करने के बाद अगर ट्यूनिंग फॉर्क को हम ऐसा पानी के पास में लेके जाएंगे तो पानी के पार्टिकल्स उछलते हुए दिखते हैं। तो ये क्लियरली हमको पता चल जाता है कि भाई ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है। अब चलो वाइब्रेट तो कर रहा है पर क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो वंस अगेन के भाई अगर ट्यूनिंग फॉर्क छोटा है बड़ा है, साउंड में भी तुमको सुनाई दे ना सुनाई दे, डिस्टरबेंस हो आसपास में, बट अगर इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क के पास में कान ले जाकर सुनेंगे तो फॉर श्योर आपको बहुत छोटा सा हमिंग साउंड सुनाई देगा। जस्ट लाइक जैसे आप क्लासरूम के अंदर एक रबर बैंड को स्ट्रेच करो, उसको प्लग करके छोड़ दो तो आपको दिखेगा कि रबर बैंड वाइब्रेट हो रही है। साउंड में भी सुनाई दे, मे बी ना भी सुनाई दे, इट डिपेंड्स के कितना क्वाइट है कितना साइलेंस है आसपास में, बट फॉर श्योर प्लग करके छोड़ने पर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं रबर बैंड में वो साउंड तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं। अगर कान पास में ले जाकर थोड़े शांत वातावरण में सुनोगे तो आपको एक छोटा हमिंग साउंड सुनाई देगा। तो ये तो पक्का ही है कि भाई साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। मे बी तुम्हें वाइब्रेशन दिखे ना दिखे, मे बी तुम्हें साउंड सुनाई दे ना सुनाई दे, बट साउंड हमेशा वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जैसे समझो कुत्ता सो रहा है और तुम पास से चल रहे हो एकदम धीरे से, खुद के पैरों की आवाज तुम्हें खुद को भी नहीं सुनाई दे रही है, बट मोस्टली ये नोट किया होगा कि कुत्ते के पास से जा रहा है, कुत्ता सो रहा है, तुरंत वो खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुत्ते के सुनने की क्षमता इंसानों से काफी बेहतर है। तो हम जब चलते हैं जमीन में वाइब्रेशंस होते ही होते हैं। कुछ वाइब्रेशंस हम देख पाते हैं, जैसे रबर बैंड वाला वाइब्रेशन हमको दिखता है लेकिन साउंड सुनाई नहीं देता है, या तो बहुत छोटा सा साउंड आता है, राइट। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क को देख लो तो वाइब्रेशन दिख भी सकते हैं सुनाई भी दे सकते हैं। अगर ट्यूनिंग फॉर्क काफ़ी बड़ा काफ़ी मोटा है तो सुनाई नहीं देगा। दूसरा भी एक्सपेरिमेंट है ये जानने के लिए कि वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, राइट, वाइब्रेशंस की वजह से। तो ये म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर है, राइट। अब ये स्पीकर का सरफेस भी वाइब्रेट तो करता ही है। अब वो वाइब्रेशन शायद दिखे ना दिखे, बट ये ऐसे पिंग बॉल्स या छोटे प्लास्टिक के बॉल्स उस सरफेस पे रख दोगे तो वो बॉल्स तुमको उछलते हुए दिखेंगे। तो बॉल्स क्यों उछल रहे हैं? वो इसीलिए उछल रहे हैं क्योंकि वो सरफेस वाइब्रेट कर रहा है। सो इस टॉपिक से रिलेटेड कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, तो फॉर श्योर साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। ये अलग बात है कि कुछ वाइब्रेशंस हमें दिखेंगे कुछ वाइब्रेशंस हमें नहीं दिखेंगे। बेंच पे ऐसा जोर से टैप कर दो तो तुम्हें वाइब्रेशंस दिखेंगे नहीं। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट बेंच पे रखा हुआ है और तुम ऐसा हाथ से टैप करते हो या मारते हो तो वो ऑब्जेक्ट हिलेगा। सो वाइब्रेशंस दिखे ना दिखे, या तो फिर वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमें सुनाई दे ना सुनाई दे, ये पूरे अलग केसेस हो गए, बट फॉर श्योर साउंड वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है डू ऑल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड? ऑब्वियसली यस। मैंने कहा कि भाई हर एक वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता है। ये हमारे सुनने की क्षमता के बाहर है कि हमें सुनाई नहीं देता है, बाकी हर वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करता ही करता है।
तो सिंपल आंसर है इसका, डू ऑल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस साउंड? यस, ऑल वाइब्रेशंस दे प्रोड्यूस साउंड, हाउएवर वी कैन नॉट हियर ऑल द वाइब्रेशंस। ये हमारे जो सुनने की एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि हम वाइब्रेशंस सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते हैं। फिर जो वाइब्रेशंस है उसको हम टेक्निकली कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कौन सी वो 3 कैटेगरी है? एक तो है लेस देन 20 हर्ट्स, हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। दूसरी कैटेगरी है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, और तीसरी कैटेगरी है मोर देन 20,000 हर्ट्स। सो लेस देन 20 हर्ट्स इन साउंड को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, राइट। फिर ये जो रेंज है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, इसको हम कहते हैं ऑडिबल रेंज या सोनिक रेंज, सोनिक वर्ड भी यूज होता है। और अगर फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है तो उस कैटेगरी को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासोनिक रेंज। तो अभी हम देखते हैं इंफ्रासोनिक साउंड कैसा होता है, क्या खासियतें होती है उसकी। सो डेफिनेशन, इंफ्रासोनिक साउंड, साउंड विच हैज ए फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, इट्स कॉल्ड एज ए इंफ्रासोनिक साउंड। ये जो लिखे हुए हैं कमेंट्स, ये सारे आपके आईक्यू के लिए है, इन्हें लर्न करना जरूरी नहीं है, 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं है। हावेवर ये सब चीजें तुम्हें इंफ्रासोनिक साउंड को समझने में हेल्प करेगी कि ये साउंड एक्चुअली होता क्या है, कैसा फील करते हैं हम लोग अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड को सुनने की कोशिश करें तो। अब इंफ्रासोनिक साउंड तो हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि वो हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर है, बट 20 हर्ट्ज से अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, लेट्स से थोड़ी 100 हर्ट्ज कर दी या 200 हर्ट्ज कर दी या इवन 300 हर्ट्ज ले लो, तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो 20 हर्ट्ज प्रोड्यूस करती है, राइट। सो कैसा अपीयर होगा अगर हम इन फ्रीक्वेंसी की आवाज सुने तो? 300 की सुने तो कैसा फील होगा, 200 हर्ट्ज की आवाज सुने तो कैसा फील होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो ये इंफ्रासोनिक साउंड ये सारे बड़े जानवर, बड़े साइज के जानवर जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एलिफेंट, व्हेल, हिप्पो, जिराफ, एलिगेटर, राइनो, टाइगर। तो ये एनिमल्स को देख के एक चीज तो समझ में आ जाती है कि ये जो वोकल कॉर्ड है या गले का हिस्सा है वो जितना बड़ा होगा उतना ही जोरदार लो फ्रीक्वेंसी का आवाज वो जानवर निकाल पाएगा। तो देखिए एलिफेंट का नेक साइज काफी बड़ा होता है, उसका जो अंदर वाइब्रेटिंग कॉलम होता है काफी बड़ा होता है, राइट। तो उसकी आवाज क्वाइट इंफ्रासोनिक कह दो, या तो 20 से थोड़ा ऊपर 100 हर्ट्ज की भी निकालता है। एलिफेंट की आवाज तो हम सुन पाते हैं, अगर हम ऐसा कहे कि भाई एलिफेंट इंफ्रासोनिक आवाज निकालता है तो हमें सुनाई ही नहीं देती। तो क्या होता है, एलिफेंट जब आवाज निकालता है, जस्ट लाइक अस ह्यूमंस, जब वो आवाज निकालता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक स्पेशल फ्रीक्वेंसी देता है, वो एक रेंज देता है। लेट्स से उसकी स्टार्टिंग रेंज है कुछ 500 हर्ट्ज से लेके वो कुछ 10 हर्ट्ज, इस रेंज के बीच में वो आवाज प्रोड्यूस करता है। देन इट डिपेंड्स, हमारे ही इंसानों की तरह भी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, मतलब हम इस रेंज के बीच में आवाज निकाल भी सकते हैं। हम एक्सप्रेशंस देते हैं, हम इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो हमारी आवाज में मॉड्यूलेशन होता है, कभी सॉफ्ट हो जाती है, कभी लाउड हो जाती है, राइट। चिल्लाते वक्त फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होती है। तो जानवर भी जब आवाज प्रोड्यूस करता है बहुत वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी के बीच में प्रोड्यूस करता है। अब इसमें जो 20 हर्ट्ज से बड़ा वाला साउंड है ये वाला हम सुन पाते हैं, ये वाला हम नहीं सुन पाते। हाँ मैं, बट दूसरा हाथी कह दो या दूसरा कोई जानवर कह दो वो जरूर सुन पाएगा, क्योंकि कुदरत ने ही उनको वैसा बनाया है कि अदर देन के ये सब जानवर इंफ्रासोनिक साउंड सुन भी सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो टू कंक्लूड, जितना बड़ा वोकल कॉर्ड, जितना बड़ा उसका ये नेक रीजन होगा, राइट, वो आसानी से इंफ्रासोनिक साउंड या लो फ्रीक्वेंसी साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा। बेनिफिट्स ऑफ द इंफ्रासोनिक कम्युनिकेशन या इंफ्रासोनिक साउंड, ये काफी दूर तक जा सकता है,
है ना, एलिफेंट बोलता है तो 20 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज आती है। टाइगर, लायंस रोर, इनकी आवाज 15, 20, 25 किलोमीटर दूर तक जाती है। व्हेल की आवाज ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर तक जा सकती है, हवा में नहीं, पानी में, क्योंकि पानी ज्यादा डेंस मीडियम है तो साउंड एनर्जी ज्यादा स्पीड में भी जाती है और एनर्जी लॉस भी कम होता है, इसीलिए व्हेल की आवाज 500 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। सो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकता है इंफ्रासोनिक साउंड से। नेविगेशन में भी यूज होता है इंफ्रासोनिक साउंड। अगर मशीन से प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड साइंटिस्ट, राइट, वेदर पैटर्न्स को डिटेक्ट करने के लिए, क्लाउड्स का स्ट्रक्चर, रेनी क्लाउड्स है या पॉल्यूशन के क्लाउड्स है, सो उन सबको जानने के लिए इंफ्रासोनिक साउंड यूज करता है। प्रीडेटर्स एंड प्रे इंटरसेक्शंस, प्रीडेटर्स एंड प्रे इंटरसेक्शंस मतलब जानवर भी एक दूसरे के साथ में इंफ्रासोनिक साउंड से कम्युनिकेट करते हैं। अर्ली वार्निंग ऑफ डिजास्टर्स, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ऐसा कोई भी नेचुरल डिजास्टर होने वाला हो तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। तुमने ऐसी कहानियां सुनी होगी कि भाई भूकंप आने से पहले, वॉल्केनिक इरप्शन आने से पहले या काफी बड़ा बवंडर आने से पहले कुत्ते भौंकने लगते हैं, राइट। जो पंछी वगैरह होते हैं डर के एक जगह पे बैठ जाते हैं या चिलचिलाहट करने लगते हैं। सो इन जानवरों को जल्दी पता चल जाता है क्योंकि अर्थक्वेक जैसे ही शुरू होता है तो उसकी जो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है लेस देन 20 हर्ट्ज होती है और वो इन लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि सडनली अर्थ वाइब्रेट करने लगती है, पहले धीरे धीरे वाइब्रेट करती है फिर जोर से वाइब्रेट करने लगती है। तो ये जो धीरे वाले वाइब्रेशन से जानवर तुरंत पकड़ लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अभी कुछ देर बाद धरती बहुत जोर से वाइब्रेट करेगी। वॉल्केनिक इरप्शंस में भी ऐसा होता है, धरती के अंदर जो प्रेशर बनता है, छोटे छोटे वाइब्रेशंस जानवर तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि भाई कुछ होने वाला है। जैसे जानवर, कुत्ते भौंकने लगते हैं, दूसरे जानवर भी अपने जो भी है उस आवाज निकालते हैं, अपने दूसरे कलीग्स को या अपने टीम को बताते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है। सो इंफ्रासोनिक साउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड की प्रॉपर्टीज है, ये तुम्हें जैसा कि मैंने कहा सिलेबस में तो नहीं है आईसीएसई के, बट तुम आईक्यू के हिसाब से याद रख सकते हो। इंफ्रासोनिक साउंड लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। इंफ्रासोनिक इज ए लो फ्रीक्वेंसी साउंड। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ ज्यादा ही होगी, ये बाय डिफॉल्ट ले लो। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। आगे जाके हम ये फॉर्मूला भी देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इसी में से ये कंक्लूजन आया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो बाय डिफॉल्ट वेवलेंथ ज्यादा ही होगी, राइट। जैसे कि मैं आवाज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, राइट, तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकालूंगा तो बाय डिफॉल्ट वेवलेंथ बढ़ जाएगी, वो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर मैं ऐसी आवाज निकालूं, मेरी आवाज, अब ये देखो मैंने लो फ्रीक्वेंसी की आवाज निकाली तो बाय डिफॉल्ट वेवलेंथ बढ़ जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें या लॉन्ग वेवलेंथ वाली आवाजें काफी दूर तक जा सकती है। एब्जॉर्प्शन काफी कम होता है, राइट, दीवार के आर पार निकल जाती है, कांच के आर पार निकल जाती है, बहुत ही लंबे डिस्टेंस तक जाती है, जैसे एलिफेंट्स ट्रम्पेट, राइट, लायंस रोर। तो ये सब कैसा है कि भले पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, लेकिन उन सबको चीर के ये लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेस निकल जाती है। यहाँ से भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन करना है तो लॉन्ग वेवलेंथ यूज करते हैं ताकि एटमॉस्फेयर के डिस्टर्बेंस को क्रॉस करके वेव्स सैटेलाइट तक पहुंच जाए। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में से आराम से ये वेव्स निकल जाती है, जैसा कि मैंने कहा कांच है, दीवार है, इवन पानी है, राइट। सो न्यूक्लियर इवेंट्स को भी डिटेक्ट करने के काम में आती है। जैसे समझ लीजिए कि कोई नेबरिंग कंट्री लेट्स से पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वाइब्रेशंस के बेसिस पे पता चल जाता है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, क्योंकि जो वेव्स प्रोड्यूस होती है लॉन्ग वेवलेंथ की होती है, काफी दूर तक जा सकती है। वाइब्रेशनल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, ये मैंने शुरुआत में कहा कि भाई इंफ्रासोनिक साउंड हमारे कानों पे किस तरह का इफेक्ट
प्रोड्यूस करेगा, या हम कैसा फील करेंगे अगर इंफ्रासोनिक साउंड से एक्सपोज है। तो अगर हम इंफ्रासोनिक साउंड से एक्सपोज है तो वाइब्रेशन वाली फीलिंग आएगी। डीजे के स्पीकर के एकदम पास में खड़े रहो, ना चाहते हुए भी तुमको ऐसा फील होगा कि तुम्हारी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। क्यों? इंफ्रासोनिक साउंड, या तो कह सकते हो कि लो फ्रीक्वेंसी वाला साउंड निकल रहा है, बेज इफेक्ट आता है। इंफ्रासोनिक साउंड से बेज इफेक्ट आता है। म्यूजिक सुनते होंगे तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बेस इफेक्ट सबको बहुत अच्छा ही लगता है। बेस इफेक्ट के बेसिस पे ही हम हमारे डांस मूव्स कोऑर्डिनेट करते हैं। सो वाइब्रेशनल सेंसेशन प्रोड्यूस करता है इंफ्रासोनिक साउंड हमारे कानों पे। इसके बाद वाला नेक्स्ट लेक्चर में, राइट,